जो डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, जो कायर व्यक्ति होता है, बातें बहुत बढ़िया कर लेता है वो। 6 लगाने के लिए एसेंशियल कंडीशन ही है कि आपको बल्ला हवा में घुमाना ही एक रिस्क लेना है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। नो वन कैन डिफीट यू, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको इस दुनिया में हराने वाला यदि कोई शख्स है तो आप खुद हैं। हमारे टाइम में ट्यूशन पढ़ने वाले को सबसे कमजोर और रद्दी बच्चा माना जाता था। What was the first feeling when your name was announced for President Award? मुझसे लोग पूछते हैं कि हाँ भगवान देखा है, मैंने कहता हूँ हाँ मैंने देखा है, मैंने तो बातें भी की हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपराध जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ी गलती क्या है? छोटे सपने देखना। 2 कदम के लिए सब मुसाफिर यहाँ, शाम आए सवेरे चले जाएंगे। आपकी मुलाकात हम अक्सर ऐसे लोक सेवकों, ऐसे जन सेवकों से कराते हैं जिनका सीधा सरोकार देश की, प्रदेश की जनता से जुड़ा होता है। ऐसा ही एक नाम है श्याम सुंदर पाठक, जो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं और मौजूदा समय में लखनऊ में तैनात हैं। समझना चाहेंगे एक 31 साल की उम्र, तब आपने एक मुकाम हासिल किया, पीसीएस की परीक्षा। मन में क्या आया एक लोक सेवक बनने के लिए? क्यों आपके मन में आया कि एक लोक सेवक बनना चाहिए? थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में प्रकाश। देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं कि मैं अपनी जो कलाम साहब कहते थे ना, बी योर ओन आइडियल, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ सीखी। मैं जब 21 साल का था, जब एमएससी कर ली मैंने, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी सिविल सर्विस की तैयारी करूं। तो बहुत सारे लोग जो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे 5-5, 6-6 साल वाले, तो ऐसे ही हमारे बड़े भाई की तरह ही थे, वो तैयारी कर रहे थे कई सालों से। तो एक दिन मुझे मिल गए, मैंने उनसे कहा भाई मुझे तैयारी करनी है, क्या करूं? तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, मुझे अभी तक याद है, कि महात्मा गांधी जिस पानी के जहाज़ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, उस पानी के जहाज़ का क्या नाम था? तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का सवाल होता है ना, ऊपर से गुजर जाता है, ऐसे 6-7 सवाल उन्होंने धाएं हमको पूछ डाले और डरा दिया एकदम कि देखो बहुत कठिन पेपर आता है। हम लोग तो सर 1000 का स्लैब ना पार कर पाते, आपने तो 7 करोड़ वाला सवाल। तो ऐसा खौफ बैठ गया कि जब मैं लेक्चरर हो गया था, तो एक दिन जाड़ों की छुट्टी में मैं घर आया हुआ था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ तू भी कलेक्टर बन। तो अब चूंकि एक और मैं बताऊं कमाल की बात, कि जो डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, जो कायर व्यक्ति होता है, बातें बहुत बढ़िया कर लेता है वो। क्या बात? क्योंकि वो अपनी कायरता छिपाना चाहता है। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं भी चाहती हूँ, तो हमने दुनिया भर का जो भी हमको ज्ञान था कि एक अध्यापक क्या क्या कर सकता है, तो हमने बहुत लंबा चौड़ा 10-5 मिनट का उनको समझाया, तो अब निरुत्तर हो गई। लेकिन सच ये है कि मैं खुद डरता था, मुझे लगता था कि नहीं यार मेरे से हो नहीं पाएगा। बट जब नौकरी लग गई, तैयारी मतलब जब दोनों बच्चे भी हो गए, उसके बाद लगा कि यार इस डर को निकाल कर देखते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि यदि आप 6 लगाना चाहते हो ना, मैं एक बात अपने सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि 6 लगाने के लिए आपको ऑफेंसिव होना ही पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आज तक किसी ने डिफेंसिव होके 6 नहीं लगाया कि किसी ने बैट अड़ा दिया और छक्का लग गया, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं। हाँ, 2 बातें हो सकती हैं, आप आउट भी हो सकते हो और 6 भी लग सकता है। बट 6 लगाने के लिए एसेंशियल कंडीशन ही है कि आपको बल्ला हवा में घुमाना ही एक रिस्क लेना है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार मेरे पास कम से कम ये जॉब है, रिस्क लेते हैं। और खेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आउट ही तो होंगे, चलो लाओ खेल के देखते हैं। और जितने भी मुझे लगता है बड़ी सफलताएं पाई हैं जिन लोगों ने, ये इसी माइंडसेट के साथ कि नहीं खेलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बी नेचुरल, अपना नेचुरल गेम खेलो। नो वन कैन डिफीट यू, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको इस दुनिया में हराने वाला यदि कोई शख्स है तो आप खुद हैं। बड़ी बात। आपके अंदर का डर आपको हराता है। सो जो आपने बात कही, मैं इस बात को
खैर लोग इस बात को एक उदाहरण की तरह पेश करते हैं कि 31 साल की उम्र में 2 बच्चे होने के बाद तैयारी की और फिर फाइनली सेलेक्ट हुए। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मैं इसको गॉड ग्रेस मानता हूँ और ये एक बड़ी बात है कि इस उम्र पर तैयारी करके फाइनली सेलेक्ट हो गया। लेकिन 31 क्यों, 21 क्यों नहीं? हम क्यों इतनी देर बाद जागते हैं? तो क्यों उस डर को जो मेरे अंदर था मैंने शुरुआत में नहीं भांप लिया कि यार ये, और जो जिस बात को कहते हैं फियर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डर मतलब फियर। फियर मीन्स फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, वो झूठ जो सच दिखाई देता है। ग्रेट। जैसे छोटे बच्चों को नहीं, अरे देख हवा आ जाएगा, भूत ले जाएगा, तो अब हवा जब बड़े हो जाते तब समझ में आता है कि हाँ, तो बाद में समझ में आता है कोई झोली वाला बाबा नहीं आता, कोई हवा नहीं होता। ऐसे ही IAS PCS बनना, IIT क्रैक करना, एम्स टॉप करना। अच्छा सर, जब अभी झोली वाले बाबा का एक सेगमेंट आया तो झोला भी बड़ा प्रचलन में रहता है, और ख़ासकर जब हमारी नज़रें मुखर्जी नगर की तरफ जाती हैं, देयर इज़ ए लॉट ऑफ क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स एंड वो कॉन्स्टेंट लगे हुए हैं, दे ओनली वांट टू बीट कंपटीशन। एक प्रेशर होता है आपके बारे में, जैसा हमने पढ़ा समझा जाना, बिना किसी कोचिंग ये कंपटीशन बीट करना। और एक मूवी भी आई थी, उसमें देखा जब कोई हीरो बन जाता है तब कोचिंग वाले पीछे दौड़ते मेरा प्रचार कर दो। आपके साथ ऐसा कुछ वाकया? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि ज़्यादातर सिलेक्शन, मुझे तो लगता है ज़्यादातर, मतलब अब परसेंटेज तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो जी कुछ लोग पूछेंगे ना कहाँ से आंकड़ा आया, तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी से ही सेलेक्ट होते हैं। अब वो अलग बात है कि ये बड़ी बात है, हाँ, सेल्फ स्टडी करते हैं होते हैं एग्जैक्टली। स्टडी से देखिए, और आपने कोचिंग की है नहीं की है, सिलेक्शन फिर भी सेल्फ स्टडी से ही होना है, चाहे लाख कोचिंग कर लो। क्या कोचिंग एक कॉमर्शलाइजेशन बन गया है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान करो, रिसेंट एरा में सर, मुझे जैसा नहीं हम पता, लोगों ने आपने डाटा पे बात की, मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता आपने वो समय जिया है कि नहीं जिया। हमारे टाइम में ट्यूशन पढ़ने वाले को सबसे कमजोर और रद्दी बच्चा माना जाता था। इवन आई वाज वन ऑफ देम। हाँ, अच्छा। और ये माना जाता था कि मतलब वो दुबक छुपक के ट्यूशन पढ़ने जाता था, बिल्कुल, बड़ा उसको खराब नजरों से देखते थे। अब उल्टा हो गया है, अब कोई पढ़ने नहीं जा रहा तो उसको देखते लग रहा है बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैं बताऊं, मैं इवन हम लोग की तो एक हैबिट थी सर, जो रफ कॉपी होती थी उसको हम लोग बैग में से छिपा लेते थे कि कोई देख ना ट्यूशन जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इवन मेरा बच्चा इस समय बिट्स पिलानी से वो MSc इकोनॉमिक्स के साथ बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है। उसने खुद कभी कोई कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी से उसने IIT निकाला, बिट्स निकाला। इवन मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, कोई आज मतलब कहावत भी लेकर बैठे हैं कि होनहार विद्वान के हो चीखने पर। नहीं, देखिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब मैं दुनिया भर में मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि नहीं सेल्फ स्टडी से हो सकता है, और मैं खुद के ही अपने बच्चों को बहुत हाई फाई कोचिंग में पढ़ा के कहूँ कि नहीं सेल्फ स्टडी से हो गया। क्या बात है। नहीं, आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाषण मत दीजिए, करके दिखाइए। और ये हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक अधिकारी का सिर्फ उदाहरण नहीं बल्कि एक बड़ी शिक्षा है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए ये सोचते हैं कि हम किसी बड़े संस्थान का सहारा लेकर ही बड़े हो सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस वक्त आप सभी लोग लाइव कैमरे पर सुन रहे हैं। आप उनकी वजह से बड़े नहीं होते, बिल्कुल, वो आपकी वजह से बड़े हुए हैं। ध्यान समझिए जी, कोई भी बच्चा किसी कोचिंग में पढ़कर बड़ा नहीं हुआ है, वो आपके कारण बड़े हुए। चलिए, अब आप परत खोलने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जीवनी है, आपका जो लाइफ है, वो काफ़ी रोमांचक सफ़र है हम लोगों के लिए, और निश्चित ही एक प्रेरणादायक बिंदु भी होता है। What was the first feeling when your name was announced for President Award? There is a smile on your face. मुझे लगता है कि आप काम करते जाइए, अवार्ड तो पीछे भागेंगे, आपके पीछे भागते हैं, तो किसी अवार्ड के लिए मत करिए, करने के लिए करिए, फिर जो मिलेगा। अब क्या डॉक्टर कलाम साहब ने, जो कि मेरे आइडियल हैं, मैं उन्हीं को कोशिश करता हूँ उनकी कॉपी करूँ। हाँ, ये कितना मतलब रिलेवेंट हो जाता है कि जिसको आप आइडियल मानते हो, जिसको आप बचपन से कॉपी कर रहे हैं, उसी के हाथ से आपको अवार्ड मिलना। नहीं, वो तो खैर ऐसा अनुभव है कि मैं मेरे अभी भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो वो तो ऐसी शख्सियत है, मुझसे लोग पूछते हैं कि हाँ भगवान देखा है, मैंने कहता हूँ हाँ मैंने देखा है, मैंने तो बातें भी की। तो वो तो गजब शख्सियत है, और उनके दिल में देश धड़कता था, और मुझे उनसे 20 मिनट बात करने का सौभाग्य मिला।
और चलते समय उन्होंने 2 ही बात कही मुझसे, और मैं अपने श्रोताओं से कहूँगा कि उन्होंने जो बात कही वो आज भी मेरे जेहन में, जब भी कोई मुझे बुलाता है यूथ के लिए तो मैंने आज तक मना नहीं किया। अपने तमाम सरकारी व्यस्तताओं के बावजूद मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए मना नहीं करता। वजह है क्योंकि उन्होंने 2 ही बात कही। उन्होंने पहला तो ये कहा कि आज भी टैलेंट झोंपड़ियों में है, गाँव में है, गरीबों के यहाँ है। और सच में है, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं बट दे आर फैब्रिकेटेड इंटेलिजेंट। उनको एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा मिला है तो वो ग्रो कर गए, तो कौन बहुत बड़ी बात है। असली ग्रो तो तब है, असली सक्सेस तो तब है जब आपको एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, आपने तब कमाल कर डाला। होमी जहांगीर भाभा 5 किलोमीटर दूर जाके दिन भर मजदूरी करते थे, जो छोटे बच्चे थे, और 5 किलोमीटर दूर जाके स्ट्रीट लाइट में रात भर पढ़ते थे, और तब वो होमी जहांगीर भाभा बनते हैं। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात। आपको अच्छी कोचिंग मिल गई, अच्छा ट्यूशन मिल गया, अच्छी ऑनलाइन सब कुछ मिल गया, अच्छा स्कूल मिल गया, तब आप बड़ा कर लिए, कौन बहुत बड़ी बात है। दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, नो डाउट वो हमसे बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं संस्कारों में बहुत पीछे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि इन बच्चों को रास्ता दिखाते रहना, सही रास्ता दिखाते रहना। वही उन्होंने भी किया लाइफ टाइम। बताइए 83 साल की उम्र में बच्चों के बीच में उनका देहांत होता है, और वो ज़िंदगी भर क्या करते रहे, वो उन बच्चों को सही दिशा दिखाते रहे। और वो अक्सर करके एक बात कहते थे जो कि मैं अपने श्रोताओं से कहूँगा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपराध जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ी गलती क्या है? छोटे सपने देखना। ब्रिलियंट। छोटे सपने नहीं देखने। क्यों? आप कांस्टेबल क्यों बनना चाहते हो? IPS बनो ना यार। आपको मतलब इंजीनियरिंग करना तो IIT से करो ना, टॉप मोस्ट IIT से करो। आपको डॉक्टर बनना है तो एम्स चुनो ना। मतलब क्यों नहीं पहुंच सकते? अरे वहाँ भी तो हम ही जैसा कोई पहुंचता है ना। बिल्कुल। कोई भगवान, एक्चुअली यही तो दिक्कत है ना। हम लोगों को ये बताया जाता था, हम छोटे थे, हमने कहा तैयारी करनी, तो अरे तुम तो टीचर बन जाओ, वही बहुत है। तुम्हें मालूम है बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के बनाए हुए दूत होते हों। मैं कहूँगा कोई भगवान के दूत नहीं होते। हमारे तुम्हारे जैसे ही सामान्य बच्चे सेलेक्ट होकर IIT बनते हैं, एम्स में पहुंचते हैं, IAS बनते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। आप भी बन सकते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू विल डू, नो वन कैन स्टॉप यू। ये तो तमाम वो शिक्षा की बातें हो गई आपने जैसे बताई। आपका एक दूसरा पहलू भी है, और निश्चित ही आप बोलते अच्छा हैं, लेकिन कुछ रचनाएं भी आप बड़ी अच्छी करते हैं। जो हमारे संस्थान के सहयोगी अनिकेत जी ने आपके बारे में हमें तमाम बातें बताई कि आपको लिखने का भी बड़ा शौक़ है। तो एक अधिकारी, और वो भी ऐसे स्टेज पर, एक राज्य का एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ से सबसे ज़्यादा कर की बात आती है, उसके बाद कविताएं, लोगों को मोटिवेट करना, छात्रों को एंटरटेन करना, उनको समझाना, परिवार, बेटा, सामाजिक जिम्मेदारियां, न्योता, निमंत्रण। तो एक अधिकारी को लेकर जो लोगों के मन में भावनाएं होती हैं कि बस उस सरकारी कुर्सी तोड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं उनमें से एक ज्वलंत उदाहरण के सामने बैठा हूँ। तो ये इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, फिर अपने कलम के लिए समय निकालना, कैसे सर संभव होता है? आप उपलब्धियों की बात करते हो, मुझे लगता है कि यार कितने बड़े बड़े लोग हो गए। कलाम साहब कितना कुछ लिख गए, कर गए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार। आप प्रशस्ति गान कर रहे हो और मैं उनको देखकर मुझे लग रहा है कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं अब पीछे नीचे देखूं या ऊपर देखूं, आप थोड़ा सा मुझे बताओ। मुझे लगता है ऊपर देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। श्री राम शर्माचार्य जी को देखिए, 20,000 से ज़्यादा किताबें लिख गए, गायत्री शक्तिपीठ बना गए, सारी दुनिया में उनकी ब्रांचेज हैं, और कितनी किताबें लिख गए। ठीक है, आप बड़े बड़े राइटर्स को देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी को देखिए, कितनी अच्छी अच्छी किताबें लिख गए। लेकिन हर किसी का विवेकानंद को देखिए, 32 साल की उम्र में सारी दुनिया को। हर किसी का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जीवन उपयोगी होता है, मनुष्य के जीवन के लिए कारगर बनाने के लिए, उसको सद्मार्ग पर चलने के लिए। आप जो लिख रहे हैं, क्या प्रेरणा है, कुछ उसके बारे में? देखिए, मेरी सिर्फ एक प्रेरणा है, जो अरस्तु कहते हैं कि जो सोए हुए हैं उन्हें जगाओ, जो सोए हुए हैं उन्हें जगाओ, जो जाग गए हैं उन्हें चलाओ, क्या बात जो है? चल रहे हैं उन्हें दौड़ाओ। बेटा शाबाश बात। और जो दौड़ रहे हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचा दो। यानी कि हर आदमी को आप एक स्टेप आगे बढ़ा दो। यही आपके जीवन का उद्देश्य है। बस हमको ये जज करना है कि ये जागा हुआ है, चलो इसको थोड़ा सा जोश भर दे, शाबाश, अरे गुड, कर लेगा यार, हो जाएगा। जो सोया हुआ है उसे जगा देना है, अरे उठ भाई, बहुत सो लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। तो हर आदमी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देना है।
फिर जब वो नेक्स्ट लेवल पर, अगले नेक्स्ट लेवल पर, तो हमारे जीवन का उद्देश्य, मेरा कबीर का सिद्धांत है कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो मैं भी भूखा ना रहूं मतलब सफल जीवन, और साधु न भूखा जाए सार्थक जीवन है। तो सफल तो बहुत लोग हो जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सफल तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन सार्थक कितने लोग होते हैं, ये बड़ा विषय है। तो हमको, और एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैं क्यों करूं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जो आपका सवाल है उसका जवाब छोटी सी कहानी से, और मेरा सब सारे अपने दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को ज़रा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। एक बार जुलाई का महीना था, आप जानते हैं जुलाई में आम लगभग विदा होने लगता है, खत्म होने लगता है ना, जब बारिश जी है ना। तो एक जुलाई का महीना था, तो एक 80-85 साल के वृद्ध थे, उनके हाथ में गुठली थी। तो 3 साल का पोता उनके पास आया, और जैसे ही हाथ में गुठली देखा तो बड़ी जोर से खिलखिला के हंसा, और बाबा से बोला, अरे बाबा आम खाते तो दुनिया को दिखाता है, गुठली खा रहे हो आप? तो बाबा बड़ी जोर से हंसे, बोले, अरे नहीं बेटा, गुठली खा नहीं रहा, गुठली बोऊंगा। तो अब बाबा बोले, बेटा गुठली बोना क्या होता है? बाबा से बोले, गुठली बोना क्या होता है? तो बाबा ने क्या करा, गड्ढा खोदा, गुठली डाली, मिट्टी डाल के, पानी डाल के, बोले, बेटा मैंने बो दी। अच्छा, बोला अब क्या होगा? इसमें से पौधा निकलेगा। फिर क्या होगा? अरे बड़ा हो जाएगा। बच्चे तो सवालने की दुकान होते हैं ना, बिल्कुल। ये तो हम ही हैं, चाटे मार मार के चुप कराते हैं, और ऐसा चुप कराते हैं कि सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। ये गलत है, नहीं, उनको प्रमोट करना चाहिए। तो खैर वो बच्चे सवाल पूछ रहे, तो बाबा फिर क्या होगा? तो बाबा बोले, अरे बेटा मीठे मीठे आम लगेंगे, खाओगे? बच्चा बोला, हाँ खाऊंगा बाबा, कल आ जाऊँ? तो बाबा बड़े जोर से हंसे, अरे बेटा इतनी जल्दी थोड़ा ना आम लगते हैं, अरे टाइम लगता है। तो बोले, कितना टाइम लगता है? अरे बेटा सालों लग जाते हैं। अरे कितने साल लग जाते हैं? बोले 10 साल तो मान ही लो। अब तो बच्चे तो मुंह फट होते हैं, उनके लिए थोड़ा ना आप कुछ आपके लिए तो बोलते हैं। तो बड़ी जोर से हंस के कहता है, बाबा फिर क्यों बोल रहे? बाबा बोले, क्यों? बोले, आप तो खा नहीं पाओगे, मर जाओगे। तो बाबा बड़ी जोर से हंसे, बोले, हाँ बेटा ये बात सच है कि जो आम मैं बो रहा हूँ ये मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन ये भी सच है कि जो आम मैंने खाए थे मैंने नहीं बोए थे। क्या बात है, क्या बात है। मैंने खाए थे, मैंने नहीं बोए थे। तो मेरा इतना सा कहना है कि हमने किसी ना किसी से तो पाया है। आज मैं यदि यहाँ बैठा हूँ तो मेरे ऊपर कितने लोगों का कर्जा है यार। क्या बात है। मेरे सैकड़ों टीचर, मेरे माता पिता, वो लोग भी जिन्होंने ताने मारे, वो भी। एक लिस्ट बनाई। आई थिंक दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ। हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, वही तो जगाते हैं, उसके बिना संभव ही नहीं है। अब जब कोई आपसे कहे ना आपसे ना हो पाएगा, तो बांह चढ़ा के कहिए, इसका मतलब ये वो कह रहा है तुमसे ही हो पाएगा, तो करके दिखाओ उसको। तो जब भी कोई आपसे कहे ना तुमसे ना हो पाएगा, बांह चढ़ाओ बेटा, अब तो यही देखेंगे। तो वो लोग भी बहुत जरूरी है लाइफ में, और हकीकत भी यही है। जब सब कुछ ऐसे चल रहा हो तो कोई आगे नहीं बढ़ता यार। आप आगे ही तब बढ़ते हो जब कुदरत मानना शुरू करती है। कहते हैं समाज में जब तक आपके 4 लोग बुराई करने वाले नहीं हैं तब तक आपकी प्रशंसा ही नहीं हो सकती। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि आपने जो बात कही, मुझे ये कहानी हर समस्या का समाधान नजर आती है जी। आपने पाया है, आपको देना ही है। अच्छा, लेकिन सर एक यूथ के बीच में बड़ी समस्या बढ़ रही है। जैसे आप टॉकेटिव हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी अटेम्प्ट्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एंड PCS एंड समथिंग, एज वो किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और दूसरे के बच्चों से अपना कंपटीशन करवाते हैं। इवन द पीडियाट्रिशियन सेज कि दूसरे के बच्चे से कभी भी अपना कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सर जो समाज में जगह ले रही है, आई थिंक अवसाद, डिप्रेशन, एंड द कॉज द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड। कितना गलत है सर। और ऐसे स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग यू ऑन द कैमरा, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? क्यों अपनी जीवन लीला एक विषय के लिए, एक कंपटीशन के लिए समाप्त करते हैं? यार अब मछली से कहो तुम उड़ के दिखाओ तो तैर बहुत से सकती, उड़ नहीं सकती ना। अब किसी पक्षी से कहो यार तुम तैर के दिखाओ, वो बना ही उड़ने के लिए बना है भाई। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग तरीके से गढ़ा है, अलग काम के लिए गढ़ा है, ठीक है ना। आप अब मुझसे कोई बंदूक दे के कहे कि बॉर्डर पर लड़ लो, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। बट बॉर्डर पर लड़ना भी देशभक्ति है, तो अपने काम को ईमानदारी से करना भी देशभक्ति है, लोगों को जगाना भी देशभक्ति है। तो मैं जगा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवान ने अलग काम के लिए चुना है। बस उसको आप क्या करना है कि आप उसको एज ए पेरेंट उसको सपोर्ट करना है, बस उसको समझना है, ठीक है ना। वो आपसे असिस्टेंट मांगे जब कहे तो आपको बस केवल
एज ए पेरेंट, एज ए अनुभवी व्यक्ति आपको उसको केवल एक सलाह दे देनी कि बेटा मेरा अनुभव ये कहता है, बट अपने सपने उन पर मत लाती आप नहीं आईएएस बन सके तो अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हैं। अरे भाई, हर व्यक्ति को भगवान ने अलग तरीके से गढ़ा है, अलग काम के लिए गढ़ा है, उसको वही करने दीजिए, वो वही अच्छा करेगा। अब कोई अच्छा गा सकता है, उससे कोई यार एक्टिंग करके दिखाओ, नहीं हो पाएगा ना। हर व्यक्ति अलग ही काम के लिए है। एक मूवी आई थी सर, 3 इडियट, संभवतः आपने भी देखी। देखिए कैसा मैसेज था उसका? देख, वही चीज़ है ना कि हर व्यक्ति को जिस काम के लिए वो बना है उसे बनने दीजिए। अब फोटोग्राफर बनना था, उसको फोटोग्राफर बनने दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या वहाँ का कैरियर नहीं है? कैरियर कहाँ नहीं है ये बताइए। और इवन अगर हम उस मूवी की बात करें सर, तो जिस समय वो सीन हैपन हो रहा था कि जो खुद में जो बनना चाह रहा था, जैसे वो फोटोग्राफर बनना पाया, तो जिस समय उसको वो कॉल लेटर मिला था, उसकी आंखों की चमक, चेरिश, खुशी, वो एक तो अलग करने थी। दीजिए बच्चों को यार। इवन द कैरेक्टर राजू, वो व्हील चेयर पर इंटरव्यू देने जाता है, इंटरव्यूअर के सामने अपने एटीट्यूड से कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो ये मुझे लगता है तभी मिल सकता है जब जो चीज़ हम चाहते हैं हम उस पर अपना 100% देते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें मत बताइए, बच्चों को मत बताइए क्या करना है, उनको ये पूछिए कि बेटा तुमको क्या करना है, हमें बताइए क्या करना है। एग्जैक्टली। तो हम तुम्हारे को मदद करें। अच्छा सर, जीवन में आपने तमाम लोगों से मुलाकात की होगी, कभी उन 4 लोगों से मुलाकात हुई जिसको लेकर समाज कहता था ये कर रहे हो तो 4 लोग क्या कहेंगे? मुझे मिल जाए तो गोली मार दो। लेकिन सौभाग्य मुझे वो 4 लोग नहीं। मैं भी अपने जीवन में उन 4 लोगों को आज तक ढूंढ नहीं पाया सर। वो 4 लोग हैं कौन? वो है ही नहीं, कहीं नहीं है वो। लेकिन बस हाँ, फिर बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा गुरुओं के सानिध्य में गया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि आप ही के परिवार के 4 लोग एक दिशा में तभी चल सकते हैं जब 5वां कंधे पर हो। ठीक बात है। लेकिन इन 4 लोगों को क्या करना चाहिए सर? परिवार वाले नहीं मानते, हमको भी बहुत मार पड़ी है कई बार। मेरा सभी अपने श्रोताओं से एक ही बात कहनी है कि भाई देखिए, मैंने जो बात जहाँ से स्टार्ट की थी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, बी योर ओन आइडियल। अपने आदर्श खुद बनो और आप खुद से सीखो। और जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। बिल्कुल। हमको सांचे में ढलना नहीं है, सांचे बदल कर जाना है। हम इस दुनिया में बदलने नहीं आए, दुनिया को बदलने आए हैं। और इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक थे और एक हैं। अकबर महान था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कबीर लिखते हैं, क्या बात है। अब्दुल कलाम लिखते हैं, कहते हैं। वो कभी कहते थे नहीं कहेंगे। आज भी हम कहते हैं, क्या अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन रतन टाटा एक बहुत अच्छे व्यापारी थे। तो हमको थे बनना या है, या हम तय करेंगे, हम पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और ये थे और हैं का अंतर सिर्फ इतने से समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति रहा या वस्तु रही वो थे बनेगी, और जो विचार रहे वो हैं रहेगा। इसलिए व्यक्ति और वस्तु नहीं बनना, हमको विचार बनना है, ताकि जब भी हम जाएं दुनिया से तो लोग हमारे विचारों को ही कोड करें कि ये ऐसा कहते थे। सर, थोड़ा सा विषय को हम बदलेंगे, चूँकि एज एन यू आर एन ऑफिसर, तमाम व्यापारी गण और तमाम आपके विभाग से जुड़े लोग भी हमें देख रहे होंगे। जीएसटी बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है, खासकर सरकार के लिए, देश के लिए। देखते हैं जब भी बात हम करते हैं तो जो बड़े व्यापारी होते हैं दे आर अवेयर। छोटे व्यापारी जो होते हैं उनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा डर होता है। वो कहते हैं यार सब करा लेना, ये नहीं कराना है, कच्चा ही बिल देना है। क्या उनको नुकसान है वो कच्चा बिल देने में? जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की तरफ वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर सरकार कितना गंभीर है और आप सभी लोगों के माध्यम से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये डर निरर्थक है। देखिए, आप बिल लेकर चल रहे हैं, मान लो या 50,000 से ऊपर है तो ये बिल लेकर चल रहे हैं, तो आपको कोई छू ही नहीं सकता। जब आप कोई गलत काम कर ही नहीं रहे, तो हम लोग चोरी को पकड़ने के लिए हैं, चोर को पकड़ने के लिए हैं। अच्छे व्यक्ति को कौन पकड़ेगा यार? तो यदि आप डर रहे हैं, इसका मतलब मन में चोर है। जब आपको चोरी करनी ही नहीं है, आपके मन में कोई गलत काम का भय नहीं है, तो आप क्यों डरोगे यार? रही बात रजिस्ट्रेशन लेने की, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की दुर्घटना बीमा योजना भी इसके साथ अटैच है व्यापारियों के लिए। हाँ जी। यदि चाहे वो प्रोप्राइटर फर्म हो, पार्टनर फर्म हो। आप मेरा अगला सवाल खा गए सर। हाँ,
नहीं तो ये बड़ी बात है यार, जी। लोगों को पता ही नहीं कि 10 लाख का बीमा मिलता बिल्कुल है बड़ा बेनिफिट है और उससे। कोई पैसा नहीं जा रहा आपका। ठीक, दूसरे एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप लोन लेना होता है तो आपको 2 साल का ITR मांगते हैं। अब इनकम, भले ही आप इनकम टैक्स 0 दे रहे हैं बट ITR फिर भी मांगते हैं। क्यों? इनकम टैक्स देना आपकी एक जिम्मेदार नागरिक होने का सर्टिफिकेट है। तो ऐसे ही आज GST लेना मुझे लगता है कि आपके एक जिम्मेदार व्यापारी होने का एक तरीके से सर्टिफिकेट है। तो मैं तो ये कहूँगा अपने व्यापारियों से कि जिम्मेदार व्यापारी बनकर दिखाइए। व्यापारी तो आप हैं ही, तो क्यों ना एक जिम्मेदार और एक अच्छे, जैसे एक नागरिक होता है एक जिम्मेदार नागरिक होता है, जी। ऐसे ही एक जिम्मेदार व्यापारी बनता है जब वो GST लेता है। और उसके बहुत फायदे हैं। नुकसान क्या है मुझे तो एक भी बात बताइए, सिवाय एक सूडो भ्रम के, एक खाली पीली भ्रम के कि यार GST मत लेना फंस जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये खाली भ्रम है। बल्कि जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तब वो जितना बचाता है उससे ज़्यादा तो फिर वो कई गुना ज़्यादा का हाँ, नुकसान वो दे हो जाता देता है, वो फिर वो पाँव पकड़ता है। तो उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े यार, नौबत ही क्यों आए? आप ऐसा काम ही मत करो। और सबसे बड़ी बात है, GST हो चाहे इनकम टैक्स हो, दोनों जगह सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम तय करेंगे तुम कितना का जो है वो ये तुम सेल तय कर- करोगे। ये तो तुम ही तय कर लो यार। अब मेरी इनकम कितनी है तो मैं ही बता रहा हूँ ना, तो अब उसमें भी दिक्कत है क्या? या मेरी कितनी सेल परचेज है, ये सिर्फ आप ही बता दो, हम उसी को वेरीफाई कर देंगे, खत्म बात। अच्छा सर, ये बताइए आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है, ये मतलब कुछ डिपार्टमेंट होते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं तो लोग डर लगने लगता है, जैसे CBI हो गया, ED हो गया, और आपका डिपार्टमेंट हो गया, GST से आए हैं तो लोग डर जाते हैं। फिर फिल्मों में भी देखा गया GST डिपार्टमेंट वाले हैं। कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ कि किसी फर्म पे आप गए या छापा डालने गए, या कभी ऐसे कोई बात हुई, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई कहता है कि सर मैंने वी विल मैनेज देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं व्यापारियों को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचता हूं और मुझे फ़क्र है इस बात पर कि हमारे व्यापारी बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं डॉक्यूमेंटल या कोई किसी तरीके की, तो हम लोग उसके लिए कमियां पकड़ते हैं और जमा कराते हैं। तो व्यापारी भी जब कमी होती है तो जमा कराता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो ये ना, जैसे अस्पताल के नाम से डर लगता है, इंजेक्शन के नाम से डर लगता है, वैसे विभाग के वैसे ही विभाग है। तो बाकी ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं। और कहते हैं गांव में बैठ के सुलटा लो, प्रधानी कर लो, पुलिस वाले आ जाएंगे, आ जाएगा मामला। ये तो बेकार की बात है ऐसा। मुझे तो कहीं नहीं अच्छा, सरकार की तरफ से सर व्यापारियों के लिए और खासकर जो छोटे व्यापारी हैं, और उसमें भी अगर एक विषय लें तो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच में भी बड़ा कौतूहल का विषय रहता है। तो सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए GST विभाग की तरफ से क्या कुछ योजनाएं ला रही हैं और क्या कुछ नवाचार किया जा रहा है, उसको हम चाहेंगे आप कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, आज की तारीख में आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, इवन आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आप एक अच्छे कुछ भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर हो, भाई बोलना भी एक सर्विस प्रोवाइडिंग है, तो उसके लिए हम पे आप भी GST ले लेंगे आप? अरे नहीं दादा, मतलब कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं नहीं, हमारा तो सर वही पेशा है, वही धर्म है। बोल रहे हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना ही है जी खुद को सेल करने के लिए। जी। तो जहाँ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हो वहीं आपको GST लेना ज़रूरी हो जाता है। ओके। तो सरकार बेसिकली क्या चाह रही है, हमको व्यापारी हमारा मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए, वो अपने आप को कहीं से कटा हुआ महसूस ना करे। और GST लेने के, रजिस्ट्रेशन लेने का मुझे तो आज तक कोई नुकसान समझ में नहीं आया सिवाय फायदा। सर इसी पे एक सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बिल्कुल कौतूहल का विषय मेरे मन में आ गया, तो मैंने सोचा जो प्रेजेंट टाइम का एरा चल रहा है, उस एरा में अगर जो देखा जा रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और अच्छी कैटेगरी में, एंड फॉरेन से उनको पैसे भी आ रहे हैं उनके कंटेंट को लेकर। क्या जो ऐसे लोग हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, जिनके पास रीच अच्छी आ रही है, उनको क्या कुछ करना चाहिए? वो ITR और GST को लेकर किस तरीके से, उनके मन में बड़ी खामियां रहती हैं, बड़ा डर रहता है कि हम इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लें, ऐसे लोगों को लेकर क्या कुछ प्रयास हैं? देखिए, अब पहली बात तो इस तरीके का कोई डेटा हो तो हम उस पर कुछ कमेंट करने की स्थिति में हों, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से अभी तक ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? जैसे वो काम कर रहे हैं तो GST में उनको इनरोल कराना चाहिए खुद को या नहीं? नहीं, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस तो डेफिनेट, और यदि उसकी लिमिट 20 लाख से ऊपर है तो GST तो लेना ही चाहिए। ये बड़ा विषय है, ये काफ़ी बड़ा विषय है, खासकर उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए
और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले तमाम लोगों के लिए अगर आपकी इनकम 20 लाख के ऊपर है तो आप GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इससे आपको सरकार की तरफ से जो भी फायदे हैं वो भी मिलेंगे। सर अभी इसी विषय में आपने एक बात और भी कही थी, एस्ट्रोलॉजी। पूछिएगा नहीं कुछ? नहीं पूछेंगे सर जरूर सर। अब मन में आया है और ये मेरी जुबान से नहीं निकला है सर। मैं कहिए आपको कैमरे से वीडियो रिवाइंड करवा के दिखा दूं। आप ही ने कहा अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं करते तो सर आप भी हैं एस्ट्रोलॉजी। मैंने जहाँ तक हमें पता चला कि पंचांग भी आप पूरा प्रिपेयर करते हैं। ये गुण कहाँ से आया सर? सर बोलना पड़ेगा, कैमरा रोल है। मैं जब MSc में था जी तो उस समय हम ट्रेन से जाया करते थे लोकल। तो ये 99 की बात है। उस समय एक भाई जनरल बॉगी में तो हर तरीके का आदमी जाता है। तो एक बहन जी मेरे साथ जा रही थी तो मुझसे बोलती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो खोए हुए लोगों के बारे में बताता है? तो मैंने कहा दीदी मैं तो नहीं जानता। इत्तेफाक से एक पंडित जी बैठे थे सामने, तो वो जो है बोले हाँ मैं बता सकता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई। तो उसने पूछा कि भाई मेरे भाई जो है 1 महीने पहले खो गए हैं तो मैं जानना चाहती हूँ। तो पंडित जी बोले नहीं बता दूंगा लेकिन 121 रुपये लगेंगे। अच्छा। तो अब वो जो है अब जनरल बॉगी में चढ़ने वाला 121 कहाँ से लाएगा? खैर वो बड़ी मुश्किल से इस बात पे राजी हुए कि उनके पास 20 रुपये थे महिला के पास। तो वो बोले कि ठीक है आप 20 रुपये अभी दे दो, 100 बाकी रुपए मनी ऑर्डर कर देना। क्या बात। खैर उन्होंने फिर एक That's called pure business। हाँ उन्होंने फिर एक लाइन वाइन खींची और महिला को देख के बोले कि यार इसको अपने भाई की शर्ट में डाल देना, बबूल के पेड़ पे छोड़ा ना जंगल में, 1 महीने में आ गया तो समझ लेना जिंदा वरना मर गया। तो मुझे सुन के लगा कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है। ज्योतिष है तो सही सही बताओ कहाँ है कि नहीं है, और इसका पैसे से क्या संबंध है? तो मुझे मैं 2 ही बात कहूँगा। मतलब आप पैसे वाला? मैं 2 ही बात कहूँगा। देखिए ज्योतिष इज़ अ साइंस नो डाउट। एग्जैक्टली। ये कोई टप्पेबाजी नहीं है। तो जो लोग भी इस काम को करते हैं यार उनकी से मेरा बस एक ही आग्रह है कि यार इसको एज ए साइंस ही सामने वालों के सामने रखिए, भयादोहन मत करिए। तो भयादोहन का मतलब यहाँ पर ब्लैकमेल है। हाँ और ये हिंदी शब्द है ब्लैकमेल का। तो ये हम अपने दर्शकों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी में नए जोड़े जाते हैं, और चूंकि आप इतने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं इसीलिए इन्होंने भयादोहन शब्द का प्रयोग किया। तो हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बात बता दें। और भयादोहन एक प्रकार का ब्लैकमेल है। मतलब आप तो जो बात आपने पूछी उसका मैं उत्तर दूंगा कि मैं जब MSc में था 99 की बात है, तो मैं ट्रेन से जा रहा था, मेरे साथ एक बहन जी बैठी थी। तो बातचीत चलती रहती है जैसे आपस में यात्रियों में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति जानते हो जो खोए हुए लोगों के बारे में बताता है? तो मैंने कहा दीदी मुझे तो नहीं पता। इत्तेफाक से सामने एक पंडित जी बैठे थे, वो बोले कि भाई मैं बता सकता हूँ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, खुशी भी हुई। तो वो महिला बोली कि मेरे भाई खो गए हैं 1 महीने पहले, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताओ कि कहाँ हैं। तो पंडित बोले मैं बता दूंगा लेकिन 121 रुपये लगेंगे। कितना? 121। उस समय 121 बहुत होते थे 99 में। हाँ बिल्कुल बड़ा रकम था। खैर हमने कोशिश की पंडित जी को थोड़ा अपनी बातों में लें, समझाएं बुझाएं, लेकिन वो इस बात पे तो राजी हुए कि ठीक है आपके पास 20 रुपये पड़े थे दीदी के पास, बहन जी के पास। उन्होंने कहा 20 रुपये आप अभी दे दो, बाकी 101 रुपये जो भी बचे हैं वो मनी ऑर्डर कर देना। अरे वाह। तो वो फिर जो है खैर उन्होंने फिर क्या किया कि एक पर्चे पर कुछ खींचा और उस महिला को दे के बोले कि भाई इसको अपने भाई की शर्ट में रख के और बबूल के पेड़ पर टांगा ना, 1 महीने में आ गया तो जिंदा वरना मर गया। तो मुझे बड़ा गुस्सा लगा। मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं चूंकि साइंस का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट तो वैसे ही हर चीज़ को तर्क से समझता है ना। तो मुझे लगा यार या तो ये ज्योतिष झूठी है या ये आदमी झूठा है। तो बाद में फिर मैंने सीखने का निर्णय किया और मैं पढ़ा खूब ज्योतिष में। मुझे खुशी है कि मेरा ज्योतिष में काफ़ी आगे काम किया फिर। तो मैं 2 ही बात कहूँगा। पहला, ज्योतिष कोई तुक्केबाजी नहीं है, प्योर साइंस है। तो मैंने यही चीज़ प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन में जिससे भी मिलूंगा उसको ज्योतिष के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ वैज्ञानिक है, हर चीज़ बड़ी तथ्यात्मक है। हाँ, उसमें नक्षत्र गणनाएं से लेकर बहुत तथ्यात्मक, बहुत बड़ी गणित है। आपको मैं बताऊं, एक बार जब अमेरिका से एक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने किसी से पूछा कि यार ये बताओ कि
तुम्हारे ये जो पंचांगों में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये एक एक सेकंड एकदम सही होता है, ये तुम पता कहाँ से करते हो? तो वो उस वैज्ञानिक को अमेरिका से जो आया था उसको ले गए और एक छोटे से कमरे में देखा, एक पंडित जी छोटी सी कुटिया में बैठे थे अपना, बोले ये हैं हमारे साइंटिस्ट। अब सोचिए वो हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो वहीं कमरे में बैठ के गणना कर लेते हैं, जिसको बड़ी बड़ी वेदशालाएं बड़े बड़े कैमरे कैलकुलेट करते हैं, एक एक सेकंड सही करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से साइंस। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आई? दिक्कत इसलिए आई क्योंकि लोगों ने उसका ब्लैकमेल भयादोहन शुरू कर दिया। हर चीज़ को लेकर डरा देंगे, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, ये नहीं करोगे तो शनि की वजह से नहीं लग रही। आजकल एक और चल गया काल सर्प योग। मैं पूरे डंके की चोट पर कहता हूँ कि कोई काल सर्प योग नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। और एक और बात बताऊँ, दूसरी बात जो मुझे बतानी, दूसरा भाई हमारे भारत के अंदर ज्योतिष और जो वैद्य, आप ध्यान करो पहले वैद्य पैसे नहीं लेते थे, बिल्कुल नहीं लेते थे। जो श्रद्धा से कोई 5 रुपए 2 रुपए जो चढ़ा के दर गया। ऐसी ज्योतिष में भी दक्षिणा का नियम है कि आपने किसी कुंडली दिखाई, जो मर्जी आपकी सक्षम हुए, आप 1 रुपये 10 रुपये 1000 रुपये वो आप दे गए, उसने भी नहीं देखा। ये हमारे जब पुराने में जाते हैं तो कुछ जगह पे हमारा जैसे निर्धारित भी था, जैसे नाई से बाल कटवाना या नदी पार करते समय, तो एक कहावत भी कही जाती थी कि नाई की कटवाई और नदी की नाव की उतराई कभी बकाया नहीं करना चाहिए। ये कहावत भी चलती है। तो ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं दक्षिणा का प्राविधान था। दक्षिणा एक वो हिंदी शब्द है जो हमें बताता है कि ये हमारी स्वतंत्रता है कि हमारी क्या इच्छा है अगले के सामने श्रद्धा अनुसार देने की। अब लोग 5000 21,000 ये तो जो ऑनलाइन भी लेते हैं सर। बेचना है। मुझे तो लगता है कि भैया बेचना बंद करिए। हो सकता है किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन अच्छा कितना गहन है ज्योतिष शास्त्र? देखिए मैं आपको बताऊं, 26 साल से मैं ज्योतिष में हूँ। अच्छा। और मुझे लगता है कि समुद्र की बूंद भर भी नहीं सीख पाया हूँगा, तो इतना बड़ा है तो हमको क्या सीख सकते हैं? कुछ भी नहीं। ये जिंदगी सीखने के लिए बहुत छोटी है, ज्योतिष तो अपार सागर है। तो बात ये नहीं, बात ये है कि देखिए पहली बात कि जितना आता उतना बताइए, सही आता हो सही बताइए और डराइए नहीं। यदि लग रहा है कि कुंडली में कुछ खराब है तो उसका समाधान बताइए ना, उसको डरा काहे दिए? तो ज्योतिष शास्त्र आप किसके माध्यम से देखते हैं? अंक ज्योतिष देखते हैं? मैं तो सारे देखता हूँ। अच्छा, क्योंकि इसके भी कई विधाएं हैं ना, जैसे मस्तक रेखा पढ़ना, हस्त रेखा पढ़ना, कुंडली। देखिए एक चीज बताता हूँ। अब जैसे कुंडली है, अब एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो कायदे से कुंडली तो दोनों की एक जैसी है, तो फिर दोनों को एक जैसा बनना चाहिए। एक IAS बने तो दूसरा ही बने, लेकिन एक IAS बनता है एक क्रिकेटर बन जाता है। क्या बात। तो इसका मतलब क्या है? फिर हाथ भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हाथ के साथ साथ उसका सामुद्रिक शास्त्र देखना पड़ेगा, वास्तु शास्त्र देखना पड़ेगा, प्लस आपका कर्म का सिद्धांत, वो कर्म कर क्या रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक पिता के 2 बेटे थे, एक बहुत बड़ा शराबी था और एक बहुत बड़ा व्यापारी था। तो एक पत्रकार ने एक बार इंटरव्यू लिया, तो पहले शराबी का लिया, तो उसने पूछा भाई आप इतने शराब पीते क्यों पीते हो? बोले यार मेरे पिता बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, शराब पीते थे, बर्बाद हो गए, तो मैंने अब तो वो शराब पीते थे तो मैंने भी पीना शुरू कर दिया। तो उसने तो फिर दूसरे का इंटरव्यू लिया, दूसरे लड़के का, भाई आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन गए? तो उसने कहा कि मेरे पिता शराब पीते थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन शराब की वजह से बर्बाद हो गए, तो मैंने प्रतिज्ञा करी कि जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। तो पिता एक, लेकिन दोनों ने प्रेरणा अलग अलग प्रेरणा ली। तो ऐसे ही हमको जो है ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम प्रेरणा क्या ले रहे हैं। मैं अपने समस्त दर्शकों से एक ही बात कहूँगा, मेरे शब्दों पर यदि आपको यकीन हो, आप 2 बातें आप ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल अमिट। पहला, कोई ग्रह शुभ अशुभ नहीं होता, उसे हम शुभ अशुभ बनाते हैं। जैसे कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, हम उसे अपने व्यवहार से अच्छा बुरा बना देते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान से भी आप बहुत खराब तरीके से पेश आओ, देखो वो कब तक अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल सही। एक आप बहुत दुष्ट धूर्त या कोई वैसा आदमी है, उसको भी आप प्यार से बोलो, तो देखो वो आपके लिए क्यों नहीं प्यार से बोलेगा। तभी तो लिखा रहता ना, आप प्यार से बोलो इज्जत मुफ्त मिलेगी। तो आप किसी ग्रह को, कोई ग्रह शुभ अशुभ नहीं होता, आप उसे शुभ अशुभ बनाते हो। जैसे एक छोटा उदाहरण दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि समय कम है। जैसे शुक्र है, आपको लाइफ में क्या देगा? हर सुख सुविधा देगा, हर तरीके की। अब वो सुख सुविधा किस लिए दे रहा है? ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों में अपना समय ना वेस्ट करना पड़े, तो और ज़्यादा मेहनत कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं? उस समय शौक मौज मस्ती करते हैं। तो शुक्र ने हमको अनुकूल वातावरण दिया,
इसलिए कि हम और ज़्यादा मेहनत करते, लेकिन हमने और ज़्यादा मेहनत करने की बजाय हमने क्या आराम में मौज मस्ती में बिता दिया। तो था तो वो शुभ ग्रह, क्योंकि उसने हमको अनुकूल चीज़ें दी, लेकिन हमने उसको प्रतिकूल बना लिया। शनि प्रतिकूल है, वो हमको कष्ट देता है, परेशानियाँ देता है, लेकिन उस कष्ट और परेशानियों से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जिस शनि को हम गालियाँ देते हैं, अशुभ कहते हैं, वो वास्तव में सबसे शुभ ग्रह है, क्योंकि वही तो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो कोई ग्रह शुभ शुभ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, यकीन मानिए, मैं पूरे अधिकार से इस बात को कह रहा हूँ, ज्योतिष का काम भविष्य बताना एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष संभावना बताती है, रास्ता बताती है, सही है गलत है। आपने यदि आप जैसे मुझसे ही किसी ने कहा कि तुम्हारी कभी नौकरी नहीं लगेगी, 8वीं है, तो कोई ये कहे ना आपसे नहीं तुम्हारी कुंडली में योग ही नहीं, अरे भाई मेहनत करो। भगवान ने खुद गीता में जब कहा कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि, वो क्यों कहे? वो तभी कह देते ना, या ज्योतिष में लिखा है, तुझे क्या जरूरत है करने की यार, बिल्कुल सही बात। तेरे भाग में होगा तो तू मार ही देगा। ऐसे ही होता तो हमको तो लगता है कि भारतवर्ष में जितने मुकदमे चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये तो बेकार की बातें हैं। ज्योतिष का काम भविष्य बताना नहीं है। आप कर्म करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा सर, हम भी कर्म कर रहे हैं और आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने बताया तो 1-2 लोग हमको भी बताए थे कि हमारे कुछ ग्रह जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, वो कुछ अगर हो सके तो बताइए। अगर कुछ बात तो थोड़ा सा हमें भी लाइव सेशन में हो जाए सर। नहीं, कुछ नहीं बताना है आप। नहीं, 1-2 लोग बताएं, 2-3 ग्रह बहुत हमसे नाराज हैं, वो हमको बताए हैं डेली सुबह आते समय ये जपते हुए आया करो, जाते समय ये जपना है। आप सिर्फ, और हमसे ज्यादा तो डर सर हमारी माता जी है। माता जी बिल्कुल सुबह क्लास लगा देती निकलने से पहले। तो थोड़ा सा सर आप बता दीजिए, ठीक रहेगा एक मजेदार मैं बताऊं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु राम क्या करते, तो कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। क्या बात। ठीक, प्रातः काल उठ के क्या करते थे? माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आप भी यही करो। अब क्या फायदा मिलेगा? माता से चंद्रमा, पिता से सूर्य, गुरु से गुरु। जिसके ऊपर चंद्रमा, सूर्य और गुरु का आशीर्वाद हो जाए, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। क्या बात। ठीक, और माँ में तो खैर सबका ही वास है, उसमें तो यदि माँ का आशीर्वाद है ना, तो सबको चैलेंज कर दो। सर वो पत्नी का नाम क्यों नहीं आता? अब भाई नहीं, क्या मतलब आप उपमा किसी और ग्रह की देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पत्नी पे सर कौन सा ग्रह होता है? थोड़ा सा शुक्र। देखिए, स्त्रियों पर शुक्र, हमारे यहाँ शुक्र को भाग्य का ग्रह। और अब जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि शुक्र जो है गुरु शुक्राचार्य। नहीं, ये तो देखिए ऐसा ना, बहुत सारी चीजें बना देंगे। देखिए गुरु नहीं, जो राक्षसों के गुरु थे गुरु शुक्राचार्य, उनसे जोड़ते हैं। वो कहानियां हैं। वो पत्नी से लेकर जोड़ रहा था। नहीं, मैं समझ लीजिए, गुरु अध्यात्म में, शुक्र संसार है। गुरु अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, क्योंकि भक्ति पूजा वो अध्यात्म गुरु से मिलेगा। और सुख, जितनी भी सुख समृद्धि, ठीक है ना, मेटलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो शुक्र से है। अब ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकते, दोनों चीज़ साथ नहीं चलेगी। आप जब मेटलिस्टिक जाएंगे तो अध्यात्म में नहीं जा सकते, और जब अध्यात्म में जाएंगे तो आपका संसार से मोह भंग होने लगेगा। इसलिए गुरु शुक्र को ये माना जाता है कि इनका आपस में बैर है ही, एक तरीके से देखो तो है ही। आप अध्यात्म में जाओगे तो आपको संसार से मोह भंग होने लगेगा, और संसार में रमोगे तो भगवान की भक्ति कब करोगे? आपने जो बात अभी बताई कि माता में चंद्रमा है, पिता में सूर्य है, इसी बात को थोड़ा सा अगर हम धार्मिक एंगल पर जाते हैं तो कितनी विशेष बात है, संभवतः लोगों के मन में हो या मेरे मन में अभी आई, कि प्रथम पूज्य गणेश को ऐसे ही प्रथम पूज्य नहीं कहा गया था। एक रावण था जिसने ग्रह नक्षत्र की दशा को बदलने के लिए ग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था, और एक गणेश जी थे जिन्होंने प्रथम जो पूजन किया वो अपने माता पिता का किया। तो क्या इसको रिलेट करते हैं कि ये भी ग्रहों से जुड़ा था? बिल्कुल को देखिए, मैं तो साफ कहता हूँ यार, आप दुनिया भर में पचड़े में मत पड़ो, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करो। गुरु में शिक्षक भी आता है, और दुनिया की हर चीज़ पालो भाई। आप ज्योतिष की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस केवल इतना ध्यान रखो, माता पिता गुरु तीन का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और आप मेहनत कर रहे हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक दे, इतना सा बस मेरा संदेश। तो पत्रकारिता अच्छी चलती रहेगी? बढ़िया चलेगी पत्रकारिता। नहीं, जो चाह लोगे सो कर लोगे यार। पत्रकारिता तो छोटी चीज़ है। नहीं, मेरे पास 121 वाला नहीं है हिसाब। बाद में आप तो खैर मनी ऑर्डर भी नहीं चल। सर चलते चलते थोड़ा सा जो आपकी कला है वो हमारे दर्शक तमाम है सुनना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगर प्रस्तुतिकरण हो जाता तो हम भी आनंदित हो जाते, और हमारे टीम भी साथ में बैठ के उनकी भी अपेक्षा बार बार आ रही है, हमारी तरफ इशारे आ रहे हैं
कि सर को सुना दे तो थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाएगा। और कैमरे के पीछे हमारे जो शिवांशु पटवा जी हैं तो काफ़ी शौकीन व्यक्ति भी हैं, ये सब सुनने के बैठ जाते हैं। अनिकेत जी हैं और तमाम लोग सुनना चाह रहे हैं कुछ थोड़ा सा सर। अब मैं अपनी 2 पंक्तियां बस केवल बिना गाए सुना देता हूँ, लेकिन नहीं सर, आवाज़ थोड़ा सा लयबद्ध हो जाएगी तो थोड़ा सा हमें भी आनंद आ जाएगा। अरे नहीं सर आपने हाथ भी नहीं देखा, इसी से बैलेंस कर लीजिए। देखिए, मैं एक आग्रह करूँगा कि मेरी अब नई किताब आ रही है बिकम ज़ेनवी। ओके। तो एक बार उसे ज़रा, कई किताबें लिखा हूँ लेकिन ये बड़ी लेटेस्ट किताब है बिकम ज़ेनवी। और ज़ेनवी का अर्थ है जो हम ज़ेनजी की बात करते हैं। तो मुझे जो क्लासिफिकेशन है, जब मैंने अभी नेपाल में घटनाक्रम हुआ तो मुझे लगा कि यार ये ज़ेनजी क्या होता है। तो पढ़ा लिखा देखा तो पता चला कि ज़ेन एक्स ज़ेन वाई। तो फिर पहले खुद को देखा हम किस जनरेशन में आते हैं। बाद में लगा कि यार एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा ये कौन सी जनरेशन होती है। तो मैंने पूरी जनरेशन को ही चेंज किया है। उनसे हमको क्या मतलब, वेस्टर्न थिंकर क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो आई हैव चेंज द एंटायर क्लासिफिकेशन एंड आई राइट द नेम ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। जैसे वो 1946 से लेकर और 1964 की जनरेशन को वो लोग बेबी बूमर कहते हैं। बेबी बूमर मतलब उस समय बच्चे ज़्यादा पैदा हुए। तो बट मैंने उसको स्ट्रगलर कहा है। 1928 से जो 46 वाली जनरेशन को वो लोग साइलेंट जनरेशन कहते हैं, क्योंकि उस समय की जनरेशन साइलेंट थी। लेकिन हमारे यहाँ देखिए तो साइलेंट नहीं थी, हमारे यहाँ तो एक्टिव थी। उसी समय भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। कहाँ कौन चुप था यार, कौन साइलेंट था? सबने चूल हिला दी अंग्रेजों की। तो आई चेंज द एंटायर जनरेशन। और प्लस मेरा मानना है कि ज़ेनवी मतलब क्या होता है, एक ऐसी जनरेशन जो विजनरी है, जो विजिलेंट है, जो वेंचरस है, जो साहसी है, ठीक है ना, वेंचरस है, जो विजिलेंट है यानी सतर्क है। और ये आज की जनरेशन साहसी है और सतर्क भी है, लेकिन दूरदर्शी नहीं है, विजनरी नहीं है। विजनरी होना पड़ेगा। और विजनरी वो जो आज से 20 साल 50 साल 100 साल के आगे का सोच के भविष्य का सोच के। आज जितने लोगों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी महापुरुष हैं, वो लोग हैं जो हजारों साल आगे की, 100 साल आगे की बात कह के गए, करके गए। इसलिए गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते, गांधीवाद नहीं। तो वही बुक है मेरा। मैं आग्रह करूंगा कि अपने श्रोताओं से, दर्शकों से, बाकी 2 लाइन में सुना। बिल्कुल। 2 कदम के लिए सब मुसाफिर यहाँ, शाम आए सवेरे चले जाएंगे। कौन कब तक चला, कौन किसकी डगर, कल तुम्हारे वो मेरे चले जाएंगे। 2 कदम के लिए सब मुसाफिर यहाँ,